तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, कई सारे 10th के स्टूडेंट्स का कंटिन्यूअसली कमेंट आ रहा था कि सर आपने कितने सारे वीडियो दे दिए, लाइक हॉट्स क्वेश्चन दे दिए, 2 मार्क्स दे दिए, 2 एंड 3 मार्क्स दे दिए, 4 मार्क्स के हॉट्स क्वेश्चन के इतने सारे वीडियो बना के रखे हैं, कई सारे लाइव आपने ले लिया, लेकिन एक चीज रह गया है सर, जो कि है एक्टिविटी। तो यार आपने डिमांड किया और मैं पूरा ना करूं, तो आज मैं 10th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री के लिए एक ऐसा वीडियो आपको देने वाला हूं जिसमें लगभग 20 से ज्यादा, सच में 20 से ज्यादा आपके पूरे एंटायर टेक्स्ट बुक में से जितने भी आईएमपी आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स से कैटेगरी के हो या फिर 3 मार्क्स से कैटेगरी हो, ये सारा चीज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। जी हां सच में, तो ये वीडियो जो पूरा देखेगा उसका एक्टिविटी का डर निकल जाएगा। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3A में आप लोग को 7 मार्क्स का आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जो कि आराम से आप फुल मार्क्स निकाल सकते हो। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। बोल लो यार ये रिकॉर्डेड वीडियोस जो होते हैं ना राहुल सर जो देते हैं जेआर ट्यूटोरियल्स पे, वो इतने काम के होते हैं ना कि कम समय में आप पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उससे ही आपका एग्जाम बहुत सुंदर बहुत बेहतरीन जाता है। तो फटाफट से सभी बच्चों को शेयर कर देना और एक छोटा सा लाइक का टारगेट दे दूं। बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो नहीं दूंगा यार, लेकिन बोल दो यार, कमेंट में बोल दो यस यस। चलो 1500 लाइक, मात्र 1500 लाइक आपको करना है और मुझे पता है हमारे सभी बच्चे जो है ना जो वीडियो देख रहे हैं ना वो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, आपके अपने राहुल सर के लिए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड लिंक्स अपलोड होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, समझ जाओ। तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। ओके, एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल दिया है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो का, ठीक है ना। सब ये स्क्रीनशॉट्स है तो इसके लिए बोल रहा हूं क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो का, एटलीस्ट 720p पे रख लेना और जहां पे जरूरत पड़े तो जूम कर लेना, लेकिन पूरा वीडियो जरूर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो, ये आप लोग को एक ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एक लाइन इस तरफ गई है, ये इस तरफ गई है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये होगा क्या आपका 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी, यानी ये जो बी और पी वाला लाइन है ये इस एसी को परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। क्वेश्चन में बोल रहा है सी क्यू परपेंडिकुलर टू एबी, यानी सी से लेके क्यू का जो लाइन गया है ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब एबी से परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। ओके, हमें बोल रहा है शो दैट कि ट्रायंगल एपीबी और एक्यूसी आर सिमिलर। तो एपीबी कौन सा है अगर आप देखोगे तो दिस इज एपीबी, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल जो है इसको सिमिलर बताना है ए क्यू से, यानी ए ये क्यू और ये सी, ये दिख रहा है। तो ये दो ट्रायंगल जो है ना इसको सिमिलर बनाना। तो आप जानते हो सिमिलर का टेस्ट क्या होता है, सिमिलैरिटी का टेस्ट क्या होता है, या तो एंगल से होंगे, साइड एंगल से होंगे, साइड से होंगे। तो भाई चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना, तो मेरा यहां पे जो चीज दिया था कि ये एंगल P जो है 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर था, और यहां पे एंगल क्यू भी जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूं कि इन ट्रायंगल जो हमारा APB है इसमें मेरा P 90 डिग्री है, तो एंगल APB क्या होगा, 90 डिग्री होगा, करेक्ट है। उसी प्रकार ये वाला ट्रायंगल आप देखोगे जिसका नाम है AQC, इसमें एंगल Q जो होगा, एंगल AQCG होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब मेरा एंगल APB और एंगल AQC ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQC फ्रॉम 1 and 2 बोल सकते हैं। तो हमने एक एंगल को प्रूफ करके दिखा दिया कि मेरा एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बस एक और एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दो, आपका एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये एंगल है PAB, ये वाला देखो, ये PAB, ठीक है, ये वाला एंगल दिख रहा है PAB, और इसी के अंदर अगर आप देखोगे QAC, तो QAC मतलब ये जो एंगल A है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको वापस मिटाऊं और आपको दिखाऊं फिर से, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला जो ट्रायंगल है, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी A आ रहा है, यानी कि आपका क्या आ रहा है, इसमें भी PAB आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और इसमें भी आप देखोगे तो QAC, इसमें भी A आ रहा है। तो दोनों में एक एंगल ऐसा है जो कॉमन है, तो एंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAC बोल सकता हूं, बिकॉज इट इज कॉमन एंगल, ठीक है। जगह खाली दिया रहेगा, आपको लिखना है क्या है, क्यों आया, कॉमन एंगल की वजह से आया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बने हुए, तो ये भी एक एंगल हो गया, ठीक है ना। तो एंगल दो चीज मिल गए, तो मैं लिख सकता हूं कि हाँ इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल APB और ट्रायंगल ये जो AQC है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर का सिंबल लगा दो, किससे, बाय एंगल टेस्ट से। खत्म, 2 मार्क्स मिल गया आपके हाथों में, आपके अकाउंट में सीधा कटाक 2 मार्क्स। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, बहुत बेहतरीन दिख रहा है, क्लियर। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि इसमें एंगल B मेरा 75 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रखा है, एंगल D मेरा 75 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको बोल रहा है कि एंगल B और एंगल D क्या है, तो ऑब्वियसली सॉरी एंगल B
कॉन्ग्रुएंट किससे है? तो ये जब 75 ये भी 75 तो एंगल बी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया खाली जगह पे कि एंगल बी और एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दोनों के दोनों 75 है। इसके अलावा अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूं, क्या नाम है इस ट्राइंगल का? दैट इज ए बी सी। इसमें भी सी आ रहा है और छोटा वाला ट्राइंगल ई डी सी, इसमें भी सी आ रहा है। तो दोनों में सी जो है वो कॉमन है, तो मैं बोलूंगा एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है, दोनों में ही कॉमन एंगल है। सेम जैसे इसके पहले एग्जांपल किया तो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, दोनों एंगल की वजह से ये ट्राइंगल बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी बड़ा वाला और एंगल सी डी ई छोटा वाला, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं, माफ करना, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना? क्या हो जाएंगे? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट से दोनों एक दूसरे को हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछने के चांसेस होते हैं जिसमें कोई दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है बाय सम टेस्ट। तो एंगल एंगल से ही मोस्टली प्रूफ होते हैं अगर आपको ऐसे एग्जांपल देखने मिलेंगे तो। अब ये क्वेश्चन देखो, दैट इज द एरिया ऑफ थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला क्वेश्चन कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर से कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, माफ करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर ऐसा दिया हुआ है। और एंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का ना आपको एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का 80 सेंटीमीटर का वैल्यू दे दिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दे दिया है हमको। हमें बोल रहा है कंप्लीट करो। क्या कंप्लीट करो? कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों क्या है? एक दूसरे को रेशियो में है। तो थ्योरम ऑफ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दोनों के साइड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? करस्पॉन्डिंग के रेशियो में आ जाते हैं, यानी एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर और एसी अपॉन पीआर हो जाता है। लेकिन यहां पे सिर्फ दिया है 80 अपॉन 125। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पे 80 इसका है, 125 जो है वो किसका होगा? किसका होगा? अगर आप देखोगे मैं आपको बताता हूं, तो यहां पे आपको दिया हुआ है, तो यहां पे अगर कैंसिल में करता हूं, ये वैल्यू पहले से ही दिया था, तो 5 के टेबल में 5 16 जा और 5 25 जा आ गया, यानी 16 अपॉन 25 आ गया, मतलब इसका वैल्यू 16 अपॉन 25 दिया है। अब मुझे बताया ए बी और अपॉन पी क्यू का वैल्यू पूछा है हम लोग को। देखो बॉक्स दिया हुआ है, मतलब खाली जगह था, ये मैंने भरा है, लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू दिया था। तो मुझे पता है इसका रेशियो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ना साइड का, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब इसमें मुझे पता है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो है 16 अपॉन 25, यहां से निकाला है, तो मैंने 16 अपॉन 25 इस दोनों एरिया की जगह पे लिख दिया रेशियो अपॉन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ए बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी 4 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने के चांसेस होते हैं। दैट इज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का, याद रखना वो किसके बराबर होता है? दोनों का एरिया रेशियो ट्राइंगल का स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है, याद रखना। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत बार करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस को, लास्ट ईयर भी कराया था, बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्प हुआ। क्या बोल रहा है? एक फिगर है जिसमें बोल रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, इसमें एसी 12 है, एबी क्वेश्चन मार्क है। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको एबीसी, इसमें आपको एसी यानी ये हाइपोटेनस दिख रहा है आपको, ये आपको 12 दिया, हाइपोटेनस भी नहीं होगा वैसे, एक साइड दिया हुआ है 12, ये 90 डिग्री है दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्राइटेंगल ट्राइंगल। ये 30 डिग्री दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया, नहीं था, दिया था क्या? नहीं दिया था, कोई तो भी कोई बात नहीं ना। हाँ दिया है, देखो 30 डिग्री दिया हुआ है, देखो लिख के दिया हुआ है, तो ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है? ए बी, यानी ये वाला एंगल निकालना है, सॉरी साइड निकालना है, ए बी ये वाला साइड आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? ये 30 दिया हुआ था, ये 90 दिया हुआ था, तो ये 60 हो जाएगा। तो हम लोग को बोल सकते हैं कि ये 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम लगेगा। और 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है कि अगर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है तो 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है ना, जो ये होता है आपका 30 डिग्री, और 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला है। और सेम 45 के लिए भी होता है 1/√2 वाला फॉर्मूला, याद है? तो ये सारा चीज जो है ना हमने प्रॉपर जो वन शॉट पढ़ाया था या फिर उसके पहले हमने सारे लेक्चर्स पढ़ाया था। मैं कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे आ गया और हवे में बात करके किया मैंने ये पढ़ाया, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से लगभग 3 बैच हमने कंप्लीट किया है, एक छोटे से व्हाइट बोर्ड वाला, एक बड़े वाले व्हाइट बोर्ड वाला और एक डिजिटल बोर्ड वाला। ये कंप्लीट 3 बैच पढ़ाया हमने, ठीक है ना, ताकि हर बच्चा पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स, हाँ 1-2 एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस सेट के आपको होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स होते हैं वो हम कंप्लीट कराते हैं और प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स भी कराते हैं। आपने अलजेब्रा का पेपर चेक किया क्या? कितने सारे क्वेश्चंस जो हमने प्रॉब्लम सेट में कराया था बहुत पहले, ऐसा नहीं कि लास्ट के 1-2 दिन में, लास्ट के 1-2 दिन में जो करा है वो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, स्टार्टिंग में तो पूरा लगभग सेम ही लग रहा था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे, लेकिन जो ज्योमेट्री में मतलब अलजेब्रा का जो आखिरी के जो क्वेश्चंस थे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट में एज इट इज पूछे गए थे। तो मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि प्रॉब्लम सेट के भी जो हमने चैप्टर्स के वीडियो बना रखे, प्रॉब्लम सेट के वीडियोस, उसको जाके एक बार 1.5 या 2x स्पीड पे देख डालो यार, क्या पता उसमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली 3 मार्क्स 4 मार्क्स की कैटेगरी में पूछ ले। समझ रहे हो बात को, मेरा कहने का मतलब? चलो तो यहां पे क्या करना है, मुझे ये वाला साइड निकालना है, लेकिन उसके पहले ध्यान से सुनना, ये फिगर है,
तो बीएसी मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि आप कंप्लीट एक्टिविटी कर रहे हो। तो आपका यहां पे बोल रहा है कि बीएसी कितना है, तो बीएसी मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, बिकॉज रिमेनिंग एंगल है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि ये क्या है 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम है। ठीक है ना, ये मैंने क्या बोल दिया कि आपका 30 60 ट्रायंगल 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो इसमें हम बोलोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ दिस हमें निकालना है 30 के अपोजिट वाला साइड, यानी ये वाला साइड निकालना है। तो साइड अपोजिट 30 डिग्री होता है 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो मैं लिख दूंगा फॉर्मूला कि फॉर्मूला मेरा क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस, यानी ये जो साइड है AB जो होगा वो होगा 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस क्या है AC, तो 1/2 ऑफ AC लिख दिया। और जो BC का वैल्यू होगा वो होगा 60 का अपोजिट साइड मतलब √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो कि BC इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस क्या है AC। ठीक है, अब मुझे बताओ AB जो होगा ये 1/2 ऑफ AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू 12 है, तो AB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 12 और BC इज इक्वल टू क्या होगा √3/2 ऑफ 12 डाल दिया, 2 6 12 और 2 6 12 अगेन कैंसिल किया, तो यहां पे बचेगा AB का वैल्यू कितना 6 और वहां पे बचेगा 6√3। तो दो वैल्यू आपको मिल गए, AB इज इक्वल टू 6 आ गया, मतलब ये किसका साइड अपोजिट टू 30 डिग्री वाला, और ये साइड अपोजिट 60 वाला 6√3 आ गया। खत्म, कितना इजी क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आप लोग। चलो थोड़ा देखो ध्यान से, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है कि ये थोड़ा अपोलोनियस थ्योरम का यूज करने यहां पे बोला है। तो यहां पे एक फिगर है, यहां पे अगर आप देखोगे एक ट्रायंगल है AD परपेंडिकुलर टू BC है, दिख रहा है आपको, ये AD लाइन क्या है और ये पूरे BC को परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है AB² + CD² इज इक्वल टू BD² + AC²। यानी आप लोगों को पहले दिमाग लगाना है कि ये जो फिगर है, ये पूरे के पूरे फिगर में हम दो ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं। एक तो ये मेरा ADC ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा पूरा ट्रायंगल भी ले सकते हो ABC, या फिर ये ट्रायंगल भी ले सकते हो, जो जैसा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं मेरा ट्रायंगल ले रहा हूं छोटा वाला, दैट इज A वाला, D वाला, C वाला, यानी ये नीचे वाला ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं। इस ट्रायंगल के हिसाब से ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जब ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये आपका 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री है तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं लगा दूंगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो इसमें ये 90 है, इसके अपोजिट ये है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो AC² इज इक्वल टू AD² + DC² लिख सकता हूं, AC² इज इक्वल टू AD² + CD² या फिर DC² जो भी है लिखो, ये लिख दिया मैंने ट्रायंगल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा बीच का लाइन है दैट इज द परपेंडिकुलर लाइन, इसके फॉर्म में वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, तो इसका वैल्यू निकालूंगा, यानी AD के फॉर्म में वैल्यू निकालूंगा। तो अगर मुझे AD के फॉर्म में वैल्यू निकालना है तो AD² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये CD² को उधर भेज दूंगा तो AC² - CD² हो जाएगा, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। देख पा रहे हो आप लोग, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने, ठीक है। अब मैं दूसरा लूंगा ट्रायंगल, दूसरा साइड वाला, यानी ABD, इसमें भी ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड है, यानी AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस लगाऊंगा इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पे आगे देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले क्या किया मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, देखो लिखा है ना, लिखने की वापस जरूरत नहीं, लिखा है ऑलरेडी, सब लिख के लाओ। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD² प्लस BD², ठीक है, लिख दिया। अब मुझे अगेन इस लाइन के फॉर्म में वैल्यू चाहिए, जैसे ऊपर के लिए निकाला था, तो मैंने इसमें भी क्या करूंगा, AD² इज इक्वल टू लिखूंगा, ये BD उठा के उधर डाल दूंगा, तो AB² माइनस BD² हो जाएगा इज इक्वल टू AD²। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे तो AD² लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC² माइनस CD² इज इक्वल टू AB² माइनस BD²। तो पहले मैंने लिखा AB² माइनस BD² लिख दिया, इक्वल हो जाएगा इससे AC² माइनस CD² से, ठीक है, लिख दिया। अब यहां पे कुछ इधर उधर करता हूं मैं क्या करता हूं, ये AB² को इधर ही रखता हूं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए ऐसा करेंगे। तो AB² इधर ही रखा, ये CD² जो माइनस में है इसको उठाऊंगा अपने पास लाऊंगा, तो ये हो गया प्लस CD², ये AB² पहले से ही था, माइनस CD² इधर लाया, प्लस CD² हो गया, और ये AC² पहले से इक्वल के इस तरफ था, ये वाला माइनस वाला उधर भेज दूंगा तो प्लस BD² होगा, और यही चीज हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया, लिख दो हैंस प्रूफ, खत्म। मस्त क्वेश्चन है, आ भी सकता है, जरूर से प्रैक्टिस एक बार कर लोगे। जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है ना, उसको पता है कुछ बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है, ज्यादा ढिंडोरा पीटने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है हर बच्चा आराम से पढ़ रहा होगा, क्वालिटी एजुकेशन के साथ सारा प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स प्लस वन शॉट, सारे चैप्टर्स के वीडियो प्लस उड़ान बैच के लाइव वाले वीडियोस, इन सभी को देख रहा होगा। और जो बच्चा देख रहा होगा ना, इसको कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, वो आराम से पढ़ेगा, अच्छे से 90% पार निकालेगा, क्योंकि अब की बार 90 पार विद JR, जैसे कि मैंने आपको बोला है, और वही बच्चे लाते भी हैं, ठीक है। नो शो ऑफ नथिंग, बस प्योर क्वालिटी पढ़ाई और अच्छे मार्क्स, बस यही हमारा भी मोटो है, और उम्मीद करता हूं आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, आपका भी मोटो यही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक ट्रायंगल दिया है जिसमें भी ABC का वैल्यू, यानी B एंगल AB का वैल्यू, ABC का वैल्यू यानी ये 90 डिग्री है, दिया हुआ है, CAB 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया है, तो बट ऑब्वियसली ये 30 दिया था, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय द रिमेनिंग एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि BCA, यानी ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रिमेनिंग एंगल है, रिमेनिंग एंगल है ना, बट ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ एंगल 60 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये भी 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम है। अब इसमें क्या बोल रहा है, डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो मुझे पता है कि कोई भी
30 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट में जो साइड रहेगा यानी BC जो रहेगा वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन होता है याद रखना, ये 90 जहां बनता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट में जो होता है साइड वो आपका हाइपोटेनस होता है। ये तो बचपन में 8वीं 9वीं में पढ़ाया था आपको मैंने। तो BC का जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, BC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC, ये लिख दिया। और सेम 60 के अपोजिट में जो साइड है यानी AB का जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय AC यानी हाइपोटेनस। तो AB इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय AC। अब जो वैल्यू जो पता है वो डाल दो। AC का वैल्यू 14 दिया हुआ है, AC की जगह पे 14 लिख दो, मल्टीप्लाई करो तो BC का वैल्यू 7 आ गया और ये भी √3/2 मल्टीप्लाई बाय 14 करके 2 7 14 यानी 7√3 आ गया AB का वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन देखो यहीं पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है मैंने, यहां पे भी देख लो, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें AB का वैल्यू दिख रहा है, ये AB का वैल्यू 5 दिया है, AC का वैल्यू 13 दिया है। आपको क्या पूछा है BC मतलब कौन सा, ये वाला लाइन। तो ऑब्वियसली देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल, ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, तो मतलब एक साइड दिया, दूसरा साइड दिया, तीसरा साइड पूछा है निकालना है, मतलब यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा और BC निकाल दूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कौन होगा, B के अपोजिट वाला यानी AC हाइपोटेनस है, यानी 13 का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया क्या, AB का स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि है 5 बराबर, उसके बाद BC का स्क्वायर जो कि पता नहीं है वैसे ही रखा, और इज इक्वल टू AC का स्क्वायर जो कि 13 स्क्वायर। तो BC चाहिए तो BC उधर भेज दूंगा, 13 इधर ले लूंगा, तो मतलब 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 25, 169 माइनस 25 करूंगा तो 144 आता है, और 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, तो आपका BC का वैल्यू आ गया 12 यूनिट। तो ये क्वेश्चन भी देख लो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैंने पढ़ा दिया। क्लियर है बच्चा, और उम्मीद कर रहा हूं यार बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ भी रहे होंगे, है कि नहीं, मजा आ रहा होगा आप लोग को देख के ये सब चीजें। चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे मजेदार एग्जांपल से। अभी तो सिर्फ 6 पेज हुए हैं, ऐसे 20 पेज लेकर आया हूं, सारे एक्टिविटी हो जाएंगे। और बल्कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक्टिविटी में भी पूछ ले तो भी आपका फायदा, और डायरेक्ट भी 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ ले तो भी आपका फायदा। मतलब ये सारा चीज अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये एक्सप्लेन कर रहा हूं सॉल्व करके पहले से रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि टाइम बचाना है, क्योंकि यही सब चीज मैं सॉल्व करते रहूंगा फालतू का 2 घंटा 3 घंटे का वीडियो बनेगा तो क्या ही मतलब है, आप भी 2 घंटा 3 घंटा देखते रहोगे मुझे। तो मैं नहीं चाहता कि आप आराम से अपना सेल्फ स्टडी छोड़ के बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज करें ऑनलाइन। तो आपको वीडियोस देखना है कम समय में और फटाफट से नोटबुक निकाल के उन सभी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है। समय का कीमती है यार, समय बहुत बचाओ, अगेन बोलूंगा। चलो क्या है, ये हो गया, हाँ ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है जिसमें आपको बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है, एक एंगल 45 दिया तो बचा हुआ एंगल भी बट ऑब्वियसली 45 होगा, ये दिया है 45 तो ये भी 45 होगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, MN और KN, यानी साइड MN निकालना है, ये वाला साइड निकाल रहा है और नीचे वाला KN निकालना है। तो बट ऑब्वियसली यहां पे 45 है, ये भी 45 है, 90 है, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ कि दिस ट्राइंगल इज ए 45 45 90। पहले तो ये दिया था कि K का वैल्यू क्या है, तो ये जब 45 या 90 तो बचा हुआ एंगल 45 होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ द दिस, ये लिख दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि यस दिस ट्राइंगल MNK इज ए 45 45 90 ट्राइंगल, प्रॉपर्टी इसमें लगेगा। तो ये जो थ्योरम है प्रॉपर्टी का 45 45 90 डिग्री का ट्राइंगल थ्योरम प्रॉपर्टी है, उसके अनुसार क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि 30 डिग्री उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। 60 के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, ठीक है। लेकिन जब 45 आता है तो दोनों तरफ 45 होगा, ये भी 45 ये भी 45, तो याद रखना साइड अपोजिट जो 45 के होगा, जो भी साइड अपोजिट होगा 45 एंगल के, उसका वैल्यू आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस का साइड। यानी कि इस MN का वैल्यू भी आएगा, 45 के अपोजिट है ना, तो इस MN का वैल्यू भी आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस यानी MK, और सेम NK यानी KN का NK का वैल्यू भी आएगा सेम 45 के अपोजिट है ना ये भी, तो ये भी हो जाएगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। मतलब दोनों के दोनों ही MN इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ MK, यानी MK कौन है यहाँ पे, हाइपोटेनस है ना 90 के अपोजिट वाला, ठीक है, और सेम KN इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ MK, यानी दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 6, तो डाल दिया 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 6, KN इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 6। सॉल्व कर लो, देखो कैसे सॉल्व किया, MN इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ 6 है ना। अब 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 को कैसे लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, लिख दिया √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो एक √2 कैंसिल हो गया, ये बचा √2 और ये 3, तो मतलब मैं बोल सकता हूं 3√2। तो मैंने MN का वैल्यू 3√2 निकाला, सेम यहां पे भी KN का वैल्यू भी 3√2 निकाल लिया, दोनों ये साइड का भी और ये साइड का भी दोनों का वैल्यू सेम आया, दैट इज 3√2। समझ में आया, बहुत ईजी है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया। क्लियर, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, वाह रे वाह, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप लोग के लिए तो मजा आ जाए, है कि नहीं। चलो काय लिहिला इकडे कि ट्रायंगल LMN दिलेला है, ठीक है ना, जिसमें आप लोग को एक साइड का वैल्यू 5 है, दूसरे साइड का वैल्यू 13 है, ये 12 है, ठीक है। हमें बोल रहा है कंप्लीट करो एक्टिविटी को, ठीक है। इसमें एक वैल्यू 5 है, दूसरा वैल्यू 13 है, तो तीसरे का वैल्यू क्या था 12 है, वो दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं क्या करूंगा, इसको क्वेश्चन क्या पूछा है कि पता लगाओ कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो आपने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था,
जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन कन्वर्स की जब हम बात करते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो उसके लिए हमको याद आता है एक फंडा, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है उसके ऊपर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में या 1 मार्क्स के लिए कैसे भी आता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम क्या करते थे कि हम तीनों साइड का स्क्वायर निकालते थे, करेक्ट है, और फिर ये चेक करते थे कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर जो होगा वो बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी प्लस के बराबर होगा। तो अगर ऐसा होगा तो समझ जाना कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सेम यहां पे भी हमारे पास 3 वैल्यू दिए हैं, एक 5, एक 13, एक 12। इन तीनों का पहले स्क्वायर निकालो। तो पहले निकाला मैंने L का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जो कि आ गया 25, दूसरे का निकाला 13 का स्क्वायर यानी 169, तीसरे का निकाला 12 का स्क्वायर यानी 144। और आप देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये वाला, तो इसको अलग से रखा। अब बाकी जो नंबर है 25 और 144, इन दोनों को प्लस करके क्या ये आ रहा है क्या, तो आप देखो 144 प्लस 25 करूंगा तो 169 आता है। मतलब L स्क्वायर और N स्क्वायर को प्लस किया यानी 25 और 144 को प्लस किया तो 169 आता है, जो कि इसके बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि हां कि L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि ट्रायंगल LMN जो होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो जरूर से प्रैक्टिस करो। समझ में आया? कितने मस्त एग्जांपल्स होते हैं यार, मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में भी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ये आ गया आपका सर्कल चैप्टर, दिमाग घुमाने वाला चैप्टर, लेकिन है बहुत इजी, डोंट वरी, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि जो कॉर्ड्स है करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट द थ्योरम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक सर्कल है विद सेंटर बी, आर्क दिया हुआ है एपीसी एंड कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डीक्यूई, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिस इज एपीसी यानी ये वाला आर्क दिख रहा है, ये वाला, ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, डीक्यूई से, यानी ये वाले से। ये वाला दोनों आर्क जो है, ये वाला आर्क और ये वाला एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूफ करना है कि आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ऊपर जो कॉर्ड बन रहा है यानी कॉर्ड एसी, इसके ऊपर क्या बन रहा है, कॉर्ड एसी, और इसमें कॉर्ड क्या बन रहा है, डी डी, ठीक है ना, याद रखना। तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे प्रूफ करोगे भाया, कैसे प्रूफ करोगे? तो सबसे पहले 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज लाइन कंप्लीट करूंगा तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। तो 2 ट्रायंगल है, दैट इज एक ट्रायंगल है आपका ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल है मेरा डी बी और ई, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे केस में क्या होगा कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको ए से लेके बी, ये जो लाइन ए बी, और इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, यहां पे ध्यान देना बच्चा, इस ट्रायंगल में लाइन डी से लेके बी, ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। तो मैं बोल सकता हूं कि साइड ए बी जो होगा वो साइड डीबी से कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक साइड है, बिकॉज ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके अलावा सेम बीसी और यहां पे भी बीई, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो मेरा एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, 2 साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर मेरे को ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बाय द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो मुझे एक और या तो साइड या तो एक और एंगल ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो बच्चा, कि यहां पे ए बी सी, ये एक एंगल बन रहा है, यहां पे ए बी सी, करेक्ट है, और यहां पे बन रहा है डी बी ई, ये दोनों एंगल। क्या ये दोनों एंगल में कोई लेना देना है क्या? अगर आप देखोगे कभी भी आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो एंगल सबटेंड होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बट ऑब्वियसली ये जो आर्क है इसका जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये, और ये जो आर्क है इसका एंगल जो सबटेंड हो रहा है ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल एबीसी एंगल डीबीई से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब ये मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क है, मतलब ये एंगल मिल गया। तो 2 साइड और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड, एसएएस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीबीई। और इसके अनुसार करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार ये वाला भी जो साइड है एसी और ये वाला जो साइड है डीई, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीएससीटी। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो खुद बता दिया, समझ रहे हो, इतना इजी है कि क्या ही बताऊं, मजेदार। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखो कि एक फिगर है जिसमें कॉर्ड पीक्यू एंड कॉर्ड आरएस दिया हुआ है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट टी पे, ठीक है ना। तो कॉर्ड पीक्यू दिख रहा है, दिस इज कॉर्ड पीक्यू एंड दिस इज कॉर्ड आरएस। ये पॉइंट टी पे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें बोल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क पी आर प्लस आर्क एस क्यू, यानी जो एंगल एस टी क्यू जो होगा, यानी ये जो एंगल होगा दिख रहा है आपको, एस टी क्यू जो होगा, याद रखना ये क्या होगा, इस आर्क पी आर का हाफ होगा प्लस आर्क एस क्यू का। तो ये आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, जो भी एंगल एस टी क्यू बन रहा है, ठीक है ना, ये क्या होगा, एस पी क्यू और पी एस आर, यानी ये एंगल का प्लस होगा क्योंकि दैट इज द थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये हमने लिख दिया। अब मुझे बताओ कि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल एस पी क्यू है, ये देखो ये एस पी क्यू है, इसका आर्क कौन है, ये एस क्यू,
समझ रहे हो? इसका आर्क कौन है? एस क्यू। तो ये एंगल जो होता है वो क्या होता है? हाफ होता है, दैट इज हाफ ऑफ द आर्क एस क्यू। ये हो गया। ये एंगल किससे बना है? इस आर्क से, यानी हाफ ऑफ द आर्क एस क्यू। और आपका ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है दैट इज आपका पी एस आर, ये भी किसका होगा? इस आर्क का हाफ होगा। तो लिख दिया आर्क हाफ मल्टीप्लाई बाय आर्क पी आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब इसके अनुसार क्या होगा? अगर आप देखोगे दोनों में हाफ कॉमन है, तो मैंने हाफ कॉमन निकाल दिया, आर्क एस क्यू प्लस आर्क पी आर हो जाएगा। और यही चीज हमें प्रूव करना था। देखो प्रूव करके दिखा दिया, लास्ट में लिख देना भाई हैंस प्रूफ। इतना इजी है यार, क्या ही बताऊं, खत्म। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं, जरूर से प्रैक्टिस करके लो। ये वाला एग्जांपल देखो कि द एंगल इंस्क्राइब इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, एक एंगल है इंस्क्राइब हो रहा है, तो ये क्या है? आपको राइट एंगल दिया हुआ है, दिख रहा है? राइट एंगल है। ठीक है, हमें बोल रहा है कंप्लीट करो फिगर को। चलो, आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहली बात तो एंगल ए बी सी एक इंस्क्राइब एंगल है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली सेमी सर्कल में इंस्क्राइब हो रहा है। हमें प्रूव करना है कि एबीसी जो है ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एबीसी जो है वो एक राइट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लाइन है दिख रहा है ए सी, ये आपका डायमीटर है। ठीक है, बोल दिया। तो इसके अनुसार ए एक्स सी, ये आर्क का मेजरमेंट कितना होगा? हाफ है ना, तो 180 डिग्री होगा, आधा सर्कल है सेमी सर्कल। ठीक है, अब आर्क ए एक्स सी जो है ये इंटरसेप्ट कर रहा है एक एंगल जो कि एबीसी है, इंस्क्राइब एंगल से। तो इसका मतलब मेरा जो एंगल एबीसी होगा, बट ऑब्वियसली उस आर्क का हाफ हो जाएगा ना, यानी ए बी सी इंस्क्राइब हो रहा है, तो ये आर्क जो उसके अंदर है ए एक्स सी जो इंस्क्राइब हो रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है, तो वो हो जाएगा एंगल एबीसी इज हाफ ऑफ द आर्क ए एक्स सी, जो कि इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है। तो AXC का वैल्यू हमको पता ही है 180 डिग्री, तो डाल दिया 180, हाफ मल्टीप्लाई बाय 180 होता है 90 डिग्री। तो एंगल ABC का वैल्यू, यानी इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री आ गया। और अगर ये 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और वही तो प्रूफ करके दिखाना था। तो लिख दो लास्ट में हेंस प्रूफ, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। समझ रहे हो? क्लियर? तो फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस को यार उठाओ और प्रैक्टिस करो, बस। और क्या ही बोल सकता हूं मैं। चलो, अब लगभग हमारा इतने देर में आधे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। अब और भी क्वेश्चंस है बहुत सारे, देख लो बच्चा। जो देख के जाएगा पूरा वीडियो वो तो फायदे में रहने वाला है। ये एक्टिविटी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फिगर दिया हुआ है, कुछ खाली बॉक्सेस थे मैंने फिल कर रखा है, लेकिन एक्सप्लेन करता हूं। क्या बोल रहा है? टाइप ऑफ सर्कुलर आर्क है, माइनर आर्क, मेजर आर्क सब जानते ही हैं। नेम ऑफ सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हमको पता है कि ये एंगल आपको दिया हुआ है 100 डिग्री का। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क के अंदर अगर आप देखोगे तो एक आर्क बन रहा है आपका AXC। ठीक है, ये AXC आर्क, AXB माफ करना, AXB आर्क बन रहा है, और इसका मेजर क्या होगा? बट ऑब्वियसली यहां पे दिया हुआ है, देख सकते हो ये आर्क। ठीक है, 100 डिग्री का दिख रहा है। इसके अलावा एक मेजर आर्क जो होगा, सबसे बड़ा वाला आर्क जो होगा, वो होगा यहाँ पे A से लेके Y से लेके B, यानी ये ऊपर वाला, ये पूरा मेजर आर्क है। ठीक है ना, ये नीचे वाला छोटा आर्क था, माइनर आर्क लिख दिया AXB, तो बड़ा वाला आर्क है AYB, नाम लिख दिया। इसका एंगल क्या होगा? तो टोटल एंगल 360 का होता है पूरे सर्कल में, जिसमें से 100 डिग्री जो ये छोटा वाला आर्क है, माइनर आर्क माइनस कर दो, 360 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 260 डिग्री। खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मजेदार होता है, मजा आता है करने में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि MRPN जो है, ठीक है ना, MRPN एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एंगल R का वैल्यू, यानी ये वाला एंगल का जो वैल्यू है वो दे रखा है उन्होंने 5x माइनस 13 डिग्री, और उसके अपोजिट वाला N का एंगल दे रखा है 4x प्लस 4 डिग्री। हमें बोल रहा है मेजरमेंट निकालो एंगल R का और एंगल N का। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो। पहली बात, बट ऑब्वियसली देख रखा है कि MRPN जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं, करेक्ट है, सभी लोग जानते ही हैं कि जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे को सप्लीमेंट्री होती है, यानी इस तरफ वाला एंगल और उसके एक्जैक्टली अपोजिट वाला एंगल दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आता है। तो इसका मतलब एंगल R को और उसके सामने अपोजिट में एंगल N को प्लस करूंगा तो 180 आ जाएगा। तो एंगल R प्लस एंगल N 180 होगा। एंगल R का वैल्यू दिया है 5x माइनस 13, तो एंगल R के जगह पे लिख दो 5x माइनस 13 डिग्री, और एंगल N का वैल्यू दिया है 4x प्लस 4 डिग्री, तो प्लस 4x प्लस 4 डिग्री लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5x माइनस 13 प्लस 4x माइनस 4x प्लस 4 सॉल्व करोगे, x वाले को साथ में रखना और जो नंबर इसको साथ में रखा, तो सॉल्व किया तो हमारा x का वैल्यू आ गया 21। ठीक है ना, x का वैल्यू कितना आ गया? 21। बस सॉल्व किया है, बाकी और कुछ है नहीं, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो कितना आ गया? 21 आ गया। अब 21 x का वैल्यू उठा के डाल दो इसमें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 13 हो जाएगा। एंगल R का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू 21 माइनस 13, सॉल्व किया 105 माइनस 13 92 डिग्री आ गया एंगल R का वैल्यू। फिर एंगल N का वैल्यू 4x प्लस 4 है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 4 यानी कि 84 प्लस 4 यानी 88। तो आपका दो एंगल जो है निकाल दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा भी आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखोगे, यहां से शुरू होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला वाला फंडा, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 5वां चैप्टर। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन आपको निकालना है
पॉइंट ए -1, ये इसके कोऑर्डिनेट है और दूसरा पॉइंट बी है 5 -7, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लोगे, ठीक है। तो हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस बिटवीन मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, अंडर रूट में डाल दिया। तो x2 कौन सा है यहाँ पे 5 -1 यानी 5 + 1 हो गया, और y2 - y1 -7 -1 तो -7 -1 तो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -7 -1 -8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -8 का स्क्वायर 64, यानी कि दोनों को प्लस किया तो अंडर रूट में 100 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, तो आपका डिस्टेंस ऑफ ए बी जो पूछा था वो आ गया 10 यूनिट। कितना ईजी क्वेश्चन है आप बताओ, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, कितना ईजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन है ये, मिड पॉइंट निकालना है जिसमें आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 1, ए क्या है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 1, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 5, -7, करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैं मान लूंगा x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है। सेम मिड पॉइंट जब पूछता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इतना इजी है कि क्या ही बताऊं, सब चीज पढ़ा चुका हूं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका जो होता है वो x1 + x2 / 2, और ये होता है y1 + y2 / 2। तो इसमें क्या करना है, आपका x1 है और ये x2, इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि -1 + 5 / 2 हो जाएगा, फिर y1 + y2 यानी 1 + -7 यानी 1 - 7 हो जाएगा वो, तो 1 - 7 / 2, तो 5 - 1 हो जाएगा 4/2, -7 + 1 यानी -6/2, सॉल्व किया तो ये आ गया 2 और ये आ गया -3, तो आपके कोऑर्डिनेट्स निकल गए मिड पॉइंट के, जो कि है 2, -3। कितना इजी क्वेश्चन, देखो समझ रहे हो कितना इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में से पूछा है, क्या बोल रहा है कि इफ sec θ + tan θ = √3, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि sec θ और tan θ को प्लस किया तो √3 आ रहा है। कंप्लीट एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec θ - tan θ, ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमको पता है कि भाई sec θ और tan θ √3 है, लेकिन एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मैं जानता हूं, 1 + tan² θ = sec² θ, तो 1 + tan² θ = sec² θ होता है, ये हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये sec² θ = 1 + tan² θ होता है, ये tan² θ को अगर मैं sec के पास लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो sec² θ - tan² θ, और ये 1 अकेला इधर बच जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये sec² θ - tan² θ है, मतलब a² - b² का फॉर्मूला लगा सकता हूं, जो कि होता है a + b a - b, तो मतलब एक बार मैं लिखूंगा sec θ + tan θ और एक बार लिखूंगा sec θ - tan θ, तो sec θ + tan θ, sec θ - tan θ, और इक्वल टू 1 तो उस तरफ रहेगा राइट हैंड साइड में, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे दिया है कि sec θ + tan θ का वैल्यू √3 है, तो ये जो sec θ + tan θ जो आया था हमारा, इसके जगह पे सीधा सीधा √3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय दिस sec θ - tan θ, ये √3 मल्टीप्लाई में है, 1 के पास भेज दूंगा तो डिवाइड बाय √3 हो जाएगा, तो इन शॉर्ट हमारा आंसर आ गया कि sec θ - tan θ = 1/√3, और यही तो प्रूव करना था हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sec θ - tan θ, तो इसकी कितना वैल्यू आ गया 1/√3 जो है इसका वैल्यू आ गया। कितना सिंपल है यार, मैं तो सोचता हूं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे बस मजा आ जाएगा, 40 में से 40 मार्क्स मिलेंगे आपके बहुत बेहतरीन तरीके से। ये क्वेश्चन देखो यहां पे ध्यान से, क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट cos² θ मल्टीप्लाई बाय 1 + tan² θ = 1, इसको प्रूव करना है, ठीक है। एक्टिविटी को पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, ये 1 राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के सारे चीज मैंने ले लिया मैंने cos² θ मल्टीप्लाई बाय 1 + tan² θ। अब मुझे पता है कि 1 + tan² θ का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला, क्या होता है sec² θ, तो इस 1 + tan² θ के जगह पे मैं पूरा लिख दूंगा sec² θ, बाकी cos² θ सेम टू सेम, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये cos² θ मल्टीप्लाई बाय sec² θ जो है, इन दोनों को मैं साथ में लूंगा क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो cos θ मल्टीप्लाई बाय sec θ लिखता हूं और इस पूरे का स्क्वायर लिख देता हूं ऊपर, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता है cos θ और sec θ में रिलेशन क्या है कि जो sec θ होता है वो 1/cos होता है, तो sec θ की जगह पे 1/cos लिख दिया, तो ये cos और ये cos कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 1 और ये 1 का स्क्वायर होता है 1, और जो कि होगा इक्वल टू RHS, यही चीज तो था, लिख दो यहां पे लास्ट में हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव करके दिखा दिया भाई। तो मतलब ऐसे इजी एग्जांपल्स आएंगे यार, मजा आ जाएगा आप लोग को, ट्रस्ट मी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है कि tan² θ - sin² θ = tan² θ मल्टीप्लाई बाय sin² θ, ये दिया है, एक्टिविटी के हिसाब से कंप्लीट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा पहले tan² θ - sin² θ, ये मैंने ले लिया tan² θ - sin² θ। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मैं tan² θ को ही कॉमन निकाल देता हूं, तो tan² θ से कॉमन निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 - sin² θ और नीचे उसके आ जाएगा tan² θ, बट ऑब्वियसली कॉमन का रूल है कॉमन निकालने का, तो ये हमने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो tan² θ कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच रहा है सिर्फ 1 - sin² θ बाय tan² θ। अब मुझे बताओ tan² θ को कैसे लिख सकते हो, tan θ क्या होता है sin बाय cos, तो tan² θ को मैं लिख सकता हूं sin² θ अपॉन cos² θ, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, ये tan² θ बगल में था, इसको वैसे ही रखता हूं एज इट इज, कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दिख रहा है आप लोग को 1 - sin² θ, ये sin² θ cos² θ जो इसके अपॉन में है ये ऊपर जाएगा,
तो कॉस ऊपर नीचे साइन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 माइनस, और ये बचा सिर्फ cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 यानी cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, बिकॉज़ वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होगा। तो इस पूरे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और पहले से tan स्क्वायर थीटा था पहले से, तो tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा हो गया, और यही तो प्रूव करके दिखाना था, तो प्रूव करके दिखा दिया, इज इक्वल टू RS लिख दिया, और लिख दो यहां पे हैंस प्रूव्ड, खत्म। इस तरीके से ये एग्जांपल भी सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो कितना इजी है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल बेहतरीन एग्जांपल्स आते हैं बच्चा, घबराना नहीं है, बस अच्छे से मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। चलो अगला एग्जांपल प्रूव करने वाला, फिर से कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा करना है, हमें बोल रहा है कंप्लीट करो। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, तो डबल डाल दो, कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया, बीच में प्लस है लिख दिया, और टेन का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये कॉस कॉस मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये साइन मिलके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा। अब ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वी नो दैट कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का हमारा फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये हमको पता है। तो इस पूरे ऊपर का cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकता हूं, और नीचे क्या है sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अब ये 1 अपॉन sin थीटा को मैं अलग लिख सकता हूं, 1 अपॉन cos थीटा को मैं अलग लिख सकता हूं ना, ऊपर तो 1 ही है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है ना, तो अलग अलग लिख दिया। अब मुझे पता है 1 अपॉन sin का मतलब होता है कोसेक, तो 1 अपॉन sin का लिख दूंगा कोसेक थीटा, बीच में मल्टीप्लाई है तो डॉट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 अपॉन cos का मतलब होता है सेक, तो लिख दिया यहाँ पे सेक थीटा, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, और यही तो प्रूफ करना था, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा आ गया, इज इक्वल टू RHS लिखा, और आप लोग का फेवरेट डायलॉग हैंस प्रूव। कितने इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक रूल और थोड़ा दिमाग, और कुछ नहीं भाई, इतने इजी एग्जांपल्स होते हैं कि क्या ही बताऊं, समझ रहे हो। तो ये था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का एक और बेहतरीन एग्जांपल। अब बढ़ते हैं कुछ मेंसुरेशन के एग्जांपल की तरफ, बहुत इजी एग्जांपल्स होते हैं, ट्रस्ट में ध्यान देना। देखो क्या बोल रहा है कि दो सिलेंडर है, उसके हाइट दिए हुए हैं, दोनों का इक्वल हाइट है, और रेडियस भी जो है वो रेशियो 7:5 के दिया है। तो जैसे मान लो कि ये दो सिलेंडर मैंने बनाए, एक ये सिलेंडर एक ये सिलेंडर, पहले वाले का रेडियस जो है वो 7 होगा, दूसरे वाले का 5 होगा, ठीक है, दोनों का हाइट सेम है, ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है दोनों का हाइट इक्वल है। हमें बोल रहा है कि उसका जो रेशियो और वॉल्यूम होगा, यानी जो दोनों सिलेंडर का रेशियो निकालो वॉल्यूम वाला। तो मैं इन शॉर्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 दोनों निकालूंगा, और दोनों को रेशियो में रखूंगा। तो मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है मुझे पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं पता था तो याद कर लेना, सब फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए, खासकर मेंसुरेशन के, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए मेंसुरेशन में, सारे फॉर्मूले A to Z टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, लास्ट के चैप्टर में जाओ और पढ़ो, या फिर अगर आप मेंसुरेशन वन शॉट डालोगे, सिर्फ डालो यूट्यूब पे सर्च में जाओ और लिखो मेंसुरेशन वन शॉट बाय JR ट्यूटोरियल्स, बस इतना सर्च करना है और कुछ नहीं, ठीक है, इतना कर लो, आपका बहुत बेहतरीन और सुंदर पेपर जाएगा, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ पहला सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। अब पहला सिलेंडर है, इसके लिए R1 लिखा है मैंने, ठीक है, उसका रेशियो निकालना है मुझे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 C2 लिखा है मैंने, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, फिर से होगा, तो यानी पाई तो सेम रहेगा, रेडियस चेंज हो जाएगा, और हाइट तो दोनों का सेम है, तो मतलब यहां पे मेरा पाई सेम होगा, तो पाई कैंसिल, हाइट दोनों का इक्वल है तो दोनों कैंसिल, बचेगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। मतलब इन शॉर्ट मेरा दोनों का जो रेशियो आएगा वो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर के हिसाब से आएगा। R1 का वैल्यू 7 दिया है, R2 का वैल्यू 5 दिया है, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर यानी 49 अपॉन 25, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दैट इज द रेशियो ऑफ बोथ द सिलेंडर इज नथिंग बट 49 अपॉन 25 यानी 49 रेशियो 25, खत्म। इतना इजी क्वेश्चन होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से प्रैक्टिस करना। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बहुत मस्त टॉपिक होता है जिसका नाम है फ्रस्टम, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ध्यान देना। फ्रस्टम कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी करता है, लेकिन बच्चे को अगर फॉर्मूला पता है ना आराम से करता है। देखो क्या बोल रहा है कि दो सर्कुलर एंड है फ्रस्टम के, बट ऑब्वियसली फ्रस्टम का शेप मतलब बाल्टी होता है, बाल्टी ऊपर से भी सर्कल होता है, नीचे से भी एक सर्कल होता है, बाल्टी होता है ना, बाल्टी, वो आपका फ्रस्टम का शेप है। तो इसमें आपको दो सर्कुलर एंड दिया फ्रस्टम के, एक का रेडियस बड़े वाले का ऊपर का तरफ का जो बड़ा रेडियस होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा, और छोटे वाले का जो नीचे की तरफ का रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो हम मान लेंगे बड़े वाले के लिए R1 का वैल्यू 14 सेंटीमीटर मान लिया, और R2 के लिए 7 सेंटीमीटर मान लिया। ध्यान लगा कि यहां देखना है, R2 का 7 मान लिया। अब बोल रहा है कि दोनों का जो बकेट है, दोनों मतलब बकेट तो एक ही है, बकेट का जो हाइट है, टोटल हाइट वो दिया 30 सेंटीमीटर, तो हाइट दिया 30 सेंटीमीटर, H का वैल्यू याद रखना, ठीक है। हमें बोल रहा है फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी पूछा मतलब वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो इन शॉर्ट वॉल्यूम ऑफ बकेट का यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का, फ्रस्टम याद रखना, बकेट मतलब फ्रस्टम, तो बकेट क्या या फिर फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 का मल्टीप्लाई बाय H, याद रखना।
तो मेरा 1/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू लेने बोल रहा है क्या कुछ? अगर पाई का वैल्यू क्वेश्चन में लिख के दिया है कि 22/7 लेना है या फिर 3.14 लेना है तो वही लिखना, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो आप 22/7 ले सकते हो। मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस क्या है R1 मल्टीप्लाई बाय R2 यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 7 और पूरा मल्टीप्लाई बाय 30 लिख दिया, पूरा मल्टीप्लाई बाय 30। अब सॉल्व कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है पहले तो देखो 22 1 जा 22 नीचे 21, तो 22/21 हो गया। 14 का स्क्वायर होता है 196, 7 का स्क्वायर होता है 149, 14 7 जा होता है 98 मल्टीप्लाई बाय 30, ये सारा लिख दिया। इन सारे को प्लस किया 343 आया, ये 30 है, यहाँ पे 7 3 जा 3 7 जा 21, 3 10 जा 30 मल्टीप्लाई किया, सारा कैंसिल किया, आ गया हमारा आंसर ये वाला पहले आंसर आया देखो 10780 सेंटीमीटर में दिया था ना सारे वैल्यू, तो सेंटीमीटर क्यूब आया। और आपको पता ही है सेंटीमीटर क्यूब जो होता है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं लीटर में बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। तो अगर आपका वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में आया और उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इन शॉर्ट आपको 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10,780 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10.780 जो कि लीटर में आपने निकाल दिया। तो इस तरीके से आपने बकेट का कैपेसिटी यानी बकेट का वॉल्यूम जो है वो आपने निकाल दिया। बहुत सिंपल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये एग्जांपल नीचे वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? समझ में आया? चलिए एक आखिरी एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? अगेन ये भी फ्रस्टम का ही एग्जांपल है लेकिन बहुत ही मस्त है यार, इसको बताऊंगा ना तो मजा आ जाएगा आप लोग को। देखो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है कि एक सरकमफेरेंस है सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम का 132 और 88, मतलब यहां पे रेडियस नहीं दिया, उन्होंने सरकमफेरेंस दे दिया है। पता है ना ऊपर भी सर्कल होता है नीचे भी सर्कल होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो 132 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस रहेगा, ऊपर वाले का समझ लो, और नीचे वाले का 88 सेंटीमीटर उसका सरकमफेरेंस दिया है, ठीक है? ये हमको पता है। आगे बोल रहा है हाइट दिया है, एच का वैल्यू दिया है, हमें बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया निकालो फ्रस्टम का, ये हमें बोल रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे देखो ध्यान से सुनो। पहली बात तो पहला सरकमफेरेंस दिया है, फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का 2πr, तो ऊपर का पार्ट का मैं रेडियस r1 मानूंगा तो ये हो जाएगा 2πr1, और पहले का कितना दिया है 132 है, तो 2πr1 का वैल्यू 132 है, तो मैं यहां से r1 निकाल सकता हूं, यानी 132 डिवाइड बाय 2π हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, 132 डिवाइड बाय 2 इंटू 22/7, इसको सॉल्व किया तो मेरा r1 यानी रेडियस 1 का वैल्यू मिल गया 21 सेंटीमीटर, यानी ऊपर वाले जो सर्कल होता है बाल्टी का फ्रस्टम का उसका 21 सेंटीमीटर रेडियस होगा। फिर नीचे वाले निकालने के लिए सरकमफेरेंस 2 लेना पड़ेगा, सरकमफेरेंस 2 का वैल्यू है 88, मतलब 2πr2 इज इक्वल टू 88, r2 का वैल्यू चाहिए तो 2π डिवाइड हो जाएगा, तो 88 डिवाइड बाय 2π, 2 इंटू 22/7 डिवाइड किया, कैंसल आउट किया कुछ, तो आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया मुझे रेडियस 2, तो एक r1 मिल गया, एक r2 मिल गया, बस यही दो चीज चाहिए हमें फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि हमें आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो याद रखना कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई बाय r1 प्लस r2 इंटू एल। याद रखना, फिर भी बता देता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई मल्टीप्लाई बाय r1 प्लस r2, यानी दोनों का रेडियस प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है स्लैंट हाइट l के साथ। तो क्या क्वेश्चन में हाइट दिया है क्या? तो आप बोलोगे कि सर दिया तो है 24 सेंटीमीटर, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये जो 24 दिया है वो h दिया है, ये h इज इक्वल टू 24 है, यानी सीधी हाइट, लेकिन हमें बाल्टी का जो शेप होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो पहले स्लैंट हाइट का वैल्यू यानी L निकालना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 दी होल स्क्वायर। तो मुझे h दिया है 24 स्क्वायर, r1 माइनस r2 हो जाएगा 21 माइनस 14 यानी 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस किया और आ गया वैल्यू 6 अंडर रूट ऑफ 625, और अंडर रूट ऑफ 625 तो 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो आया वो आपका L का वैल्यू आया, यानी स्लैंट हाइट का वैल्यू आया। एक बार स्लैंट हाइट का वैल्यू आ गया तो ये वाला फॉर्मूला जो है यानी पाई मल्टीप्लाई बाय r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई बाय उसमें वैल्यू डाल दो। पाई का वैल्यू 22/7 ले लिया, r1 21 है प्लस r2 14 है, मल्टीप्लाई बाय फ्रस्टम का स्लैंट हाइट 25 आया। इन सभी को सॉल्व कर लो, देखो कितना इजीली सॉल्व किया है। 21 प्लस 14 होता है 35, मल्टीप्लाई बाय 25, 7 1 7 7 1 25 5 125, 125 125 मल्टीप्लाई बाय 22 2750, तो आपका ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को भी देखना है और जितना हो सके अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो आप देख सकते हो लगभग 20 से ज्यादा एग्जांपल्स आपको मैंने 45 या फिर 43 मिनट हो रहा है अभी तो 43 मिनट के अंदर आपको बता दिया। तो ये जो भी 20-25 एग्जांपल जो मैंने कराए हैं वो बच्चा जो प्रैक्टिस करेगा ना उसका तो एक्टिविटी बेस्ड हो ही जाएगा क्वेश्चंस, लेकिन साथ ही में 2 और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आप में हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो कहीं भी कैसे भी पूछेंगे तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया? और यही पावर है हमारे इस यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स की, आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं बेहतरीन तरीके से।
समझ में आ रहा है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, सारे वीडियो सेक्शन में जाके चेक करते रहो कि क्या कोई वीडियो छूट तो नहीं गया, कोई वीडियो देखा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो जाके फटाफट चेकआउट करो, लाइव सेक्शन में चेक करते रहो, सारा चीज बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।